खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनवावाला सगला किसान भाई और बहनाने गुलाबो बेन की ओर घना घना राम राम सा। और किसान भाया और बहना ने गुलाबो बहन के लाल लारे रामू भाई की ओर भी कणा मानसू राम राम सा। गुलाबो बहन राम राम सा। राम राम सा राम राम। देखो रामू भाई, सावन को महीनों चाल रो है और सावन यानी तीज, त्योहार, हरियाली, हंसी खुशी को माहौल। और जदी अणी मौसम में बढ़िया बरखा वे, बढ़िया फसल उत्पादन किसान भाई के खेता में वे और विकऊ बढ़िया आमदनी वे नी तो या खुशी जो है वह और भी बढ़ जावे है। बिल्कुल बात तो सही की गुलाबो बहन के अपना किसान भाई ने खेता में बढ़िया फसल उत्पादन में वे है तो देखो सा खुशी तो बढ़नी स्वाभाविक की बात है सा। लेकिन किसान भाई ने उत्पादन की मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता पे भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो रामू भाई, गुणवत्ता की आप बात कर रहे हो तो गुणवत्ता पे अपना किसान भाई कसान ध्यान दे सके। उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ावा के लिए किसान भाई कणी कणी बातों को ध्यान रखे और कई कई प्रयास कर सके, यो भी बता दो। बिल्कुल सा। इसके लिए किसान भाई खेता में रासायनिक उर्वरक की जगह वर्मी कंपोस्ट को उपयोग कर उत्पादन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी कर सके है। वर्मी कंपोस्ट की आप बात कर रहे हो तो वर्मी कंपोस्ट कई वे इन्हें खेती बाड़ी में काम में लेवाऊं किसान भाई ने कई कई फायदा ही वे सके, यो भी आपने किसान भाई ने बताओ सा। बिल्कुल सा। गुलाबो बहन देखो कि आपा बात करनी है कि देखो सा आजकल अधिक उत्पादन लेवा की होड़ में रासायनिक उर्वरकों को बढ़तो उपयोग यूं मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। मिट्टी में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्म जीव भी नष्ट होता जा रहा है। तो अणी स्थितियों बचाव के लिए किसान भाई वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआरी खाद एक उत्तम किस्म की जैविक खाद है जो केंचुआ द्वारा सड़ा गलिया जैविक कृषि अवशेष और गोबरों तैयार की दी है। बिल्कुल सा। जिको मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़े, पौधा को विकास तेजी हुए और इको तैयार फसल मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोया के लिए ही लाभकारी है और इमें कृषि लागत भी कम लागे। और किसान भाई बिना आपा ने अड़ा सभी बातों ने ध्यान में रखता तका वर्मी कंपोस्ट को उपयोग करना है और अपनी फसल उत्पादन में अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करनी है। बिल्कुल सा। गुलाबो बहन देखो बात चिता भी है। अब चला हाँ लोकगीत की दुनिया में सुन ले लोकगीत। विचार जी मनडे भायो घोड़लो चढ़ने हो जसवान। अरे बालपणे में रामदेव जी अटकी नो यदवारी, बालपणे में रामदेव जी अटकी नो यदवारी, कैसे अटकी नौरे बालक सोच रही माँ थारी, कैसे अटकी नौरे बालक सोच रही
प्यारो सो लोकगीत आपा सुनियो। और रामू भाई अपना किसान भाई खेती बाड़ी करे और बढ़िया आमदनी भी वहाँ के वे, लेकिन किसान भाई खेती बाड़ी के साथे साथे पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसान का काम करने अतिरिक्त आय भी कर सके है। जैसान युवा कृषक और मधुमक्खी पालक तरुण कुमार शर्मा की दी है। ये अपना अनुभव अपने साथे साझा कर रहा है, तो मिल बैठन सुनाया की बातचीत। बिल्कुल। तरुण जी, कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम सा। राम राम सा। तरुण जी, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मूलतः कहाँ के आप रहने वाले हैं? चित्तौड़गढ़ जिले में मुंगाना गांव का रहने वाला हूँ। और पढ़ाई लिखाई किस तरह से आपकी हुई है? मैंने बीए किया हुआ है, एमए मैंने संस्कृत लिटरेचर में मैंने एमए करी है और पीजीडीसीए। तरुण जी, आपने बहुत अच्छी शिक्षा हासिल की हुई है। जब रोजगार के चुनाव की बारी आई होगी, कैसे आपने मधुमक्खी पालने को अपना व्यवसाय चुना? सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मधुमक्खी पालन का कार्य करूंगा, लेकिन मन में था कि मुझे एक व्यवसाय करना है। तो मैंने ये बात अपने गुरुदेव से कही, तो गुरुदेव ने मुझे ये कहा कि अगर तुझे प्रकृति के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना है तो मधुमक्खी पालन करना चाहिए। तो मैंने उनकी ये बात को अपना लक्ष्य बना लिया और मैं आज मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ये किस समय की बात है? ये आज से लगभग कोई 5 साल पहले की बात। सबसे पहले तो आपने इस व्यवसाय के बारे में, यानी कि मधुमक्खी पालने के बारे में जानकारी जुटाई होगी। मैं पहले एक बीकीपर से मिला और उनके साथ मैंने पहले ये देखे फार्म, कैसे फार्म पे जाया जाता है, फार्म को कैसे विजिट किया जाता है, अलग अलग जगह माइग्रेशन कैसे होता है। ऐसे रहे कि मैं भारत के अलग अलग बीकीपर के साथ रहा और साल भर तक मैं उनके साथ रहा और सीखा। उन्हीं के साथ जंगलों में रहना, माइग्रेशन करना, टेंट में ही रहना। उसके बाद फिर बाद में 1 साल बाद मैंने कुछ बीहाइव्स खरीदे, वो मैंने नैनीताल से खरीदे और फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया था। पहली शुरुआत है बक्से खरीदने की, जिसमें कि मधुमक्खियां रखी जाती है। लागत कितनी आई थी? एक बॉक्स की लगभग कोई 3000 के आसपास की मुझे लागत पड़ी थी, विद माइग्रेशन वगैरह सब कुछ करके। पहली बार आपने बक्सों को कहाँ पर रखा? मैंने नैनीताल से बॉक्स को मैंने उठाकर वहां से माइग्रेशन किया था, तो मैं उनको जम्मू लेके गया था और वहां 1 मंथ रहने के बाद फिर वहां से मैं कश्मीर गया था। संख्या कितनी थी? 250 बॉक्स थे और लगभग कोई 7.5 लाख के आसपास उनकी लागत आई। पैसा जुटाना आसान था? सब पिता से ही लिया था मैंने और पिता की देन से ही मैं आगे बढ़ा। किस तरह की परेशानियां आई? जब हम रात को लोग सोते हैं तब हम रात को माइग्रेशन करते हैं। कभी फसल नष्ट हो जाती है तो हमको वहां से माइग्रेट तुरंत करना होता है। कभी मौसम हमारा साथ नहीं देता है तो हमको वहां से तुरंत माइग्रेशन करना होता है। इसके अलावा लेबर की परेशानी आती है। जहां हम माइग्रेट करते हैं हर बार नई जगह माइग्रेट करना होता है, तो वहां पे लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये मधुमक्खियां लेके आ रहे हैं, तो वो लोग डर जाते हैं। तो हमको वहां उस जगह जहां हमको बीहाइव्स को स्थापित करना है वहां पे स्थापित करने में काफी ज्यादा समस्या आती है। हमें लोगों को समझाना पड़ता है कि ये आपके लिए फायदेमंद होगा, हम यहाँ पे अगर बीहाइव्स को रखेंगे तो पॉलिनेशन होगा, तो ये काफी ज्यादा समस्या आती है। मधुमक्खियों के साथ काम करने की सबसे बड़ी परेशानी होती है डंक मारना। जी। तो इसके आदी हो चुके हैं? जी हाँ, देखिए कि मधुमक्खी पालन करने में डंक तो काटेगी। अगर आपको शहद प्राप्त करना है तो आपको मधुमक्खियां काटेगी और आपको सहन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको दूध प्राप्त करना है तो गाय लात मारेगी। तरुण जी, पहली बार शहद कब मिला? पूरे साल भर में हम एक बी बॉक्स से लगभग 20 से 25 किलो के आसपास हम शहद प्राप्त कर सकते हैं पूरे साल का। विशेष तरह की देखभाल करनी होती है या आमतौर पर इतना शहद उत्पादन मिल ही जाता है? विशेष तरह की देखभाल अगर आप करेंगे तो ही आपको इतना शहद आपको अगर मिल सकता है। अगर आप एक ही जगह रह के अगर आप बीकीपिंग करेंगे तो शायद इतना शहद मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमको माइग्रेट करना पड़ता है मौसम के अनुसार। अगर हम कहीं अजवाइन पे अगर हम हमारे बीहाइव्स को लेके गए और अगर मौसम ने साथ ना दिया, वो फसल नष्ट हो जाएगी, तो हमको वहां से कुछ हार्वेस्ट नहीं होगा। मौसम के अनुसार उत्पादन बढ़ता रहता है, कमी आती रहती है? जी हाँ, मौसम के अनुसार, मौसम पे ही ये पूरा व्यापार मौसम पर ही निर्भर करता है। कौन सा मौसम सबसे अच्छा माना गया है? सबसे अच्छा मौसम अगर देखा जाए तो सर्दियों का, जो आप मानिए अक्टूबर से लेकर जो फरवरी तक का जो महीना होता है, ये सबसे पीक टाइम होता है एक बी कीपर के लिए। उस टाइम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बी कीपर को अक्टूबर से फरवरी के बीच में ही होता है। अच्छी क्वालिटी का शहद किस मौसम में आपको मिल पाता है? अगर सच कहूँ सर तो वो होता है सर मस्टर्ड का हनी, सरसों का
का शहद। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है सर कि सरसों का शहद निकलने के कुछ दिनों बाद वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, वो जम जाता है। तो लेकिन भारत में लोगों की मानसिकता है कि जमा हुआ शहद खराब होता है, लेकिन असल बात यह है कि जमा हुआ शहद हमारे शुद्ध शहद की पहचान होती है। अगर शहद जम रहा है तो वो असली है, शुद्ध शहद जमता है। बस ये फर्क है कि अगर अलग अलग नेक्टर से निकला हुआ, जैसे माना कि अजवाइन से निकला हुआ शहद है, तो उसको क्रिस्टलाइजेशन होने में बहुत समय लगेगा। और अभी जैसे मस्टर्ड का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मस्टर्ड का हनी निकला है तो वो कुछ दिनों के अंदर ही जम जाएगा, पूरी बकेट जम जाती है। जैसे एक बकेट जैसे 30 kg के आसपास होती है, तो जितनी भी आप हनी निकाल रहे हैं वो सारा क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में चला जाएगा। कौन कौन सी किस्म का शहद आप निकाल लेते हैं? पूरे साल भर में अजवाइन का, तुलसी का, धनिये का, बबूल का, शीशम का, सौंफ का, कश्मीरी हनी और मल्टी का और सरसों का। इसमें भी कीमत का कुछ अंतर आ जाता है? जी, वो अलग अलग जगह माइग्रेट करना होता है इस वजह से। जैसे अगर मैं यहाँ से बहुत दूर, जैसे मैं अगर कोटा हूँ या मैं टोंक की तरफ हूँ, और यहाँ से मुझे अगर मक्खियों को अगर ले जाना है, तो अगर कश्मीर ले जाना है, तो यहाँ से वहां तक जाने का जो ट्रांसपोर्ट है, वो ट्रांसपोर्ट विथ लेबर, वो कॉस्ट की वजह से हनी की प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। और उसके अलावा ये है कि जहां हम अपनी बीहाइव्स को इतना अमाउंट खर्च करके जहां बीहाइव्स को लेके जाते हैं, तो वहां पे हनी जो है वो बहुत कम मात्रा में अगर निकलता है तो फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। शुरुआती दौर में जो शहद मिला होगा और इस समय आप काफी कुछ सीख चुके हैं, उत्पादन में, मात्रा में अंतर आया? जी जी, बिल्कुल आया। सच कहूँ तो मैं आज भी सीख रहा हूँ, और मेरा तो यही सोचना है कि जहाँ आप सीख रहे हैं तब तक आप बढ़ते रहेंगे, और जहाँ सीखना बंद, वहाँ आपकी बढ़ोतरी बंद हो जाएगी। कितने बक्से इस समय आपके पास में मौजूद हैं? अभी प्रेजेंट में मेरे पास जो हैं वो लगभग 400 के आसपास मेरे पास अभी बॉक्स सर्वाइव कर रहे हैं। और ये कहाँ कहाँ पर इस समय लगे हुए हैं? अभी मेरे पास कुछ बॉक्स जो हैं वो यहीं चित्तौड़ जिले में हैं। कुछ बॉक्स मैंने अभी श्री महावीर जी जो जगह हैं करौली के नजदीक, वहां पे बाजरे के ऊपर लगा रखे। इस समय आप चित्तौड़गढ़ में हैं, आपके बक्से करौली के पास में रखे हुए हैं, देखभाल किस तरह से हो पाती है? वहां पे मैंने उनको संभालने के लिए मैंने कुछ वर्कर रखे हुए हैं, और उसके अलावा मैं खुद भी वहां पे रहता हूं, आना जाना मेरा वहां लगा रहता है, और लगभग मैं महीने में 20 दिन मैं फार्म पे ही रहता हूँ। मधुमक्खी पालते हैं तो शहद के अलावा अन्य उत्पाद भी मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। आप शहद के साथ साथ आप उनसे परपोलिस, पोलन, बी वैक, बी वेनोम, आप उनसे रॉयल जेली, ये सारी चीजें भी आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने क्या क्या प्राप्त किया? मैंने बी पोलन हार्वेस्ट किया है, मैंने उनसे हनी तो हार्वेस्ट किया ही है, उसके साथ साथ मैंने उनसे परपोलिश हार्वेस्ट करी है। ये किस तरह से बाजार में बिक पाते हैं? इनको बाजार में बेचने का दो तरीके हैं। या तो आप किसी ट्रेडर के थ्रू आप इसको सेल करें होलसेल बल्क में, या फिर आप खुद की पैकिंग करके और आप खुद मार्केट में सेल कर सकते हैं। इनसे बनने वाले प्रोडक्ट आप बना के सेल कर सकते हैं। जैसे बी वैक्स से आप मोमबत्तियां, जो चीजें बनती है, वो बना के आप बेच सकते हैं। मार्केटिंग करना आसान काम कह सकते हैं? नहीं, मार्केटिंग करना इसको आसान नहीं कह सकते। खास करके अगर आप शहद के लिए भी कहें तो शहद के लिए भी मार्केटिंग करना काफी ज्यादा कठिन है, क्योंकि जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक इन 5 सालों में, तो शुद्ध शहद को बेचने में बहुत ज्यादा मार्केटिंग की या बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों की मानसिकता बस वही सब जगह एक ही जगह आके अटक जाती है कि भाई ये शहद जम गया। क्योंकि मेरे से बहुत से लोग जो शहद लेते हैं, मेरे कस्टमर, दोबारा वापस आके कहते हैं कि आपका शहद तो जमा हुआ है, क्या ये नकली है क्या? जबकि मैं उनको शहद देने से पहले भी उनको समझाता हूँ, शहद देते टाइम भी मैं उनसे कहता हूँ कि ये शहद जमेगा, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि जमा हुआ शहद खराब होता है। तो सबसे बड़ी वही दुविधा आती है कि लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए। कोई तरीका रहता है कि यह शहद शुद्ध है या नहीं पहचान करने का? देखिए, रही बात शुद्धता की, तो वो अगर आप शहद आप उनसे लें जहां गुणवत्ता और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जो अगर बीकीपर हो, और खासकर मेरा तो यही कहना है कि आप अगर शहद खरीदना चाहें तो आप मधुमक्खी पालक से खरीदें, क्योंकि जहां तक हो सकता है वो आपको शुद्ध शहद आपको प्रोवाइड करा पाएगा। ऐसी कंपनियों से खरीदें जो सच में शुद्ध शहद के ऊपर ही काम कर रहे हो। तरुण जी, कई तरह की चुनौतियां
आती है, पालने से लेकर शहद को बेचने तक, जी कोई विशेष तरह का अनुभव रहा हो आपका? बिल्कुल। मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि मधुमक्खी पालन का जो जीवन है वो आधा जीवन इंसान का जंगलों में और यहीं बीत जाता है। तो मेरा बस ये छोटा सा बस ये एक अनुभव रहा है कि मधुमक्खी पालक जो होता है उसको शहद निकालने से लेकर मार्केटिंग तक बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एक मधुमक्खी पालन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उससे फ्री होने के बाद आदमी मार्केट में आता है, फिर उसको बेचना उसको शुरू करता है, तो काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। खास करके मधुमक्खी पालन में ही बहुत मेहनत होती है, तो फिर उसके आगे तो बेचने में तो काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। जैसे शुरुआती दौर में आपके पास में 250 बक्से थे जी, बाद में आपने उन्हें बढ़ाए जी। ये बढ़ाने का तरीका किस तरह का रहता है? जैसे अगर आप अभी आप देखिए, अभी जैसे बाजरे के ऊपर जो फसल है, बाजरे के ऊपर अगर आपने बीहाइव्स को अगर आपने लगा रखा है तो वहां से पोलन की मात्रा काफी ज्यादा अच्छी होती है, और जहाँ पे पोलन और कुछ नेक्टर अगर अच्छा मिल रहा है, काफी ज्यादा अच्छा पोलन का फ्लो जो है काफी अच्छा है, तो बीज के अंदर जो क्वीन है उस क्वीन की एगलिंग जो पावर होती है वो काफी ज्यादा स्पीड होती है, तो वो एगलिंग काफी अच्छा देती है। तो एगलिंग देने से बीज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं। जब एक बीहाइव्स के अंदर आवश्यकता से अधिक बीज होने लग जाती है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम डिवीजन मारना कहते हैं। तो हम एक बॉक्स से 2 बॉक्स तैयार कर लेते हैं, तो ऐसे करके हम बीज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तब होता है जब हनी का और पोलन का फ्लो काफी अच्छा हो। हर बक्से में एक रानी मक्खी होती है। जी हाँ। ये कैसे तैयार की जाती है? देखिए, ये वर्कर बीज ही चुनती हैं उनमें से किसी एक लार्वा को, जिसको वो क्वीन में कन्वर्ट करती है। और ये बात आपने जो कही ये बिल्कुल सच है कि एक बी बॉक्स के अंदर एक क्वीन होती है, और क्वीन जो होती है उसकी जो उम्र होती है लगभग कोई 4 से 5 साल होती है, और जो एगलिंग का जो काम है वो सिर्फ क्वीन का ही होता है। क्वीन ही अंडे देती है, और इसके अलावा बाकी जो शहद, पोलन, ये सारा काम वर्कर बीज करती है। तरुण जी, फसलों पर मौसम की मार पड़ती है, मधुमक्खियां भी उससे परे नहीं है। जब मौसम बदलता है, सर्दी, गर्मी, बारिश, इसका भी मधुमक्खियों के ऊपर शहद उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल पड़ता है। बस यही कहता हूं मैं आपको कि मधुमक्खी का जो पालन का जो व्यवसाय है वो पूर्ण रूप से मौसम पर ही निर्भर करता है। अत्यधिक अगर कहीं बारिश हो गई तो फसल नष्ट हो जाएगी, ओलावृष्टि हो गई तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो जहां पे अगर मौसम अगर अच्छा है, खिला हुआ है, अगर धूप अच्छी निकली हुई है, तो बीज बीहाइव से निकलेगी बाहर और एरिया में जाके पूरे वातावरण को घूम के और वहां से नेक्टर कलेक्ट करके अच्छे से लेके आएगी। लेकिन अगर लगातार अगर बारिश हो रही है, माना कि जैसे 4 दिन तक बीज ने अच्छा से काम किया और उन्होंने अच्छा सा शहद कलेक्ट कर लिया, और आगामी वापस 10 दिनों तक अगर लगातार अगर बारिश हो रही है, तो बाहर फसल तो नष्ट होगी ही होगी, लेकिन जो बीज 10 दिनों तक बाहर नहीं निकली है वो अंदर इकट्ठा हुआ किया हुआ शहद खा जाएगी। तो फिर बाद में उनको वापस सर्वाइव कराना, क्योंकि बाहर फसल नष्ट हो चुकी है, तो उनको बीज को वहां से उठा के वापस माइग्रेट करना होता है। कहीं आसपास किसी ने अगर कीटनाशक स्प्रे किया हुआ है फसलों पे, और अगर उसकी चपेट में अगर बीज आ गई, सब जगह वो बीमारी और उनको मर जाएगी, वो बीज तो मर जाएगी, तो फिर उनको वहां से हमको फटाफट उनको वहां से माइग्रेट करना होता है, उन जगह चेंज करनी होती है। हर चीज उनके ऊपर निर्भर रहती है, और ये बहुत बड़ी बात है कि बीकीपिंग को करना इतना आसान नहीं है जितना सुनना है। असल में प्रैक्टिकल रूप से अगर किया जाए तो आपको 24 घंटे आपको उनके पास रहना और उनकी निगरानी करना जरूरी है। भविष्य के प्लान्स क्या क्या है? भविष्य के प्लान तो मेरा बस यही है कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे जुड़ें, और एक मधुमक्खी पालन अगर कोई करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा अवसर है। और मेरा ये कहना है कि शुद्ध शहद लोगों को अगर खाना है तो वो मधुमक्खी पालन से खरीदना ज्यादा प्रेफर करें। मल्टीनेशनल ब्रांड कंपनियों जो उनको ऐसा लगता है कि जो मधुमक्खी पालन खुद अगर पैक करके अगर कहीं बेच रहा है, या कोई मधुमक्खी पालन फार्म से अगर शहद अगर बेच रहा है, तो वहां से खरीदें। और दूसरा ये कि मैं चाहता हूं कि जो युवा है उनके लिए भी मेरा ये कहना है कि वो लोग इस चीज को अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा उनके लिए रहेगा कि वो मधुमक्खी पालन करें। तरुण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राम राम सा। राम राम सा। वासा गुलाबो बहन, बहुत चौकी सी जानकारी आपने तरुण कुमार शर्मा जी दीदी है। तो अपना जो भी किसान भाई मधुमक्खी पालन कर रहा है तो इन्होंने जरूर ये बातों को ध्यान रखना है। अब सुना एक जरूरी संदेश।
रामू भाई, આપણે કિસાન ભાઈ બહેન ખેત में फसल की बुआई लेने फसल की कटाई तक खूब सारी मेहनत करे है। नरी बार कई भी प्राकृतिक आपदा आ जावे जिको फसल खराब हो जावे है और किसान भाई के आर्थिक नुकसान हो जावे, तो अणिन स्थिति में नुकसान की भरपाई के लिए सरकार आपड़े लिए एक महत्वपूर्ण योजना चलाई रखी है। गुलाबो बहन, कसी योजना की बात कर रहा हो आप? गुलाबो बहन, अपने किसान भाई ने भी की जानकारी दे दो। बिल्कुल रामू भाई, अणी योजना को नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अणी योजना के तहत किसान 16 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सके। यह योजना किसान भाई ने प्राकृतिक आपदा, प्रतिकूल मौसम, कीट रोग प्रकोप के साथ साथ विभिन्न कृषि जोखिमों आर्थिक सुरक्षा प्रदान करावा वाली महत्वपूर्ण योजना है। जिला में अधिसूचित फसलों में मक्का, ज्वार, उड़द, सोयाबीन, धान, कपास, मूंगफली शामिल है। अणी योजना के तहत किसे किसान के लिए पात्र है और किसान आवेदन कर सके है, यह भी बता दो गुलाबो बहन। रामू भाई, अणी योजना के अंतर्गत ऋणी, गैर ऋणी और बटाईदार किसान आवेदन का पात्र है। अपना चित्तौड़गढ़ जिला की सभी तहसीला का किसान अणी योजना को लाभ ले सके। आवेदन की सुविधा बैंक, जन सेवा केंद्र और फसल बीमा ऐप के माध्यमों उपलब्ध है। साथ ही फसल परिवर्तन की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है, तो समय सीमा के अंदर संबंधित बैंक शाखा या ऑनलाइन माध्यमों फसल परिवर्तन की सूचना अपने किसान भाई ने देनी अनिवार्य है। वाह साहब, बहुत अच्छी जानकारी दीदी हो। तो किसान भाई और बिना समय रहता आपने खरीफ फसलों को बीमो करा लेना है अणी योजना के अंतर्गत, ताकि प्रतिकूल मौसम या दूसरी किसी भी कृषि जोखिम की स्थिति में आप बीमा सुरक्षा को लाभ ले सका। वासा गुलाबो बहन, अब अपना किसान भाई ने मौसम की जानकारी देवा। आज को अधिकतम तापमान रही 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रही 23 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता रही 74% और हवा की गति है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आसानी काल का मौसम को अगर आप अनुमान लगाओ तो काले अधिकतम तापमान रह सके है 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, नमी 73% और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तारू हवा चाल सके है। तो देखो रामू भाई, कार्यक्रम में तरह तरह की जानकारी भी है, मौसम की जानकारी भी दी है। तो इसके साथ ही कार्यक्रम को टाइम बेगो है पूरो। काले पाछा मिला अणिया सा के साथ आप सबने माँ दोया की ओर घना घना राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।